गुड आफ्टरनून। ये जो क्वेश्चन पेपर एक जो बोर्ड पे लगा हुआ है, आप ये देखिए आस्था इसमें मेंस के का क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है यहाँ अलग सीरीज के रूप में। जैसे बीपीएससी की तैयारी में कई सारे चैनल का यूज करना पड़ता है। उसमें एक चैनल तो पीटी के चैलेंजेस के लिए है, दूसरा चैनल है मेंस की चैलेंजेस के लिए, मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस से। तीसरा है, थर्ड है आपका इंटरव्यू के लिए। अब उस इन तीनों जो मेन चैलेंजेज हैं, पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का, इसमें हर में दो दो सब चैनल की जरूरत पड़ती है। और उस सब चैनल में जाएंगे पीटी में क्लास, साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, मेंस में क्लास, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, मेंस का सब्जेक्टिव, और इंटरव्यू में एक्चुअल बीपीएससी का इंटरव्यू के लिए जो मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू से रिलेटेड जो बायोडेटा है, बायोडेटा के डिफरेंट सेक्शन पे प्रिपरेशन। तो तीनों चैनल के लिए हमें 6 जो सब चैनल है उसको यूज करना पड़ता है। अब इसमें जो मेंस वाले में ऐसे लोग जिनकी तैयारी ऑलरेडी है और वो उनको ये लगता है कि अपने नॉलेज का वो ठीक से एग्जाम में यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो ऐसे लोगों के लिए आस्था आईएएस में 2 विकल्प होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। एक, जब 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद मेंस का टेस्ट सीरीज। लेकिन उसके साथ ही इस बार ये आस्था आईएएस में क्वेश्चन आंसर सेशन ही स्टार्ट हुआ। और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में 40 से ज्यादा पेपर इंक्लूड किए गए सारे सेक्शन के, जैसे हिस्ट्री का 8 से 10, इकोनॉमी का 5 या 6 ड्यूल है उसमें दिया हुआ है। इस तरह से पॉलिटी का, उस तरह से ज्योग्राफी का, उसी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी का, टीआई का, सबका ये आंसर राइटिंग सेशन सप्ताह में 2 दिन, एक बुधवार को और दूसरा रविवार को बच्चे आते हैं। और देखिए 76 मार्क्स का है और इसके लिए 1 घंटे का टाइम होता है। और उसमें ये शॉर्ट नोट्स और फुल लेंथ क्वेश्चन उसमें रहता है। और जो जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो आकर के अपना आंसर लिखते हैं। रूप से 40 पेपर देंगे तो उसमें एरर एरर गलतियां होंगी। कई बार जानबूझ करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि मैं इस बार का आंसर पूरे डायग्राम में लिखूंगा, इस बार का आंसर मैं पैरा में लिखूंगा, इस बार का आंसर मैं पैरा और डायग्राम दोनों मिला करके लिखूंगा। इस तरह के बड़े सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट होता है, एरर होता है, फिर करेक्शन होता है। और 40 पेपर में ये एक्सपेरिमेंट, एरर और करेक्शन करके आदमी निश्चित रूप से एक परफेक्शन के लेवल पर आ जाता है। तो वो आ जाता है कि नाउ आई एम रेडी टू प्रोड्यूस माई नॉलेज इन एग्जाम हॉल। ठीक है, यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें नाउ आई एम एबल टू प्रोड्यूस माई नॉलेज, उस लेवल पे आ जाते हैं वो। और फिर उसके बाद जब 30 सितंबर का पीटी हो जाएगा तो ये एक हमारे सामने ये पेपर पड़ा हुआ है। ये पेपर जो अभी आस्था आईएएस में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो चल रहा है, टेस्ट सीरीज नहीं है, तो उसका एक पेपर मेरे सामने है। अब यहीं पे और आता है, एक तो ये जो सीरीज है वो उन लोगों के लिए है जिनका नॉलेज ऑलरेडी है, मेंस का नॉलेज उनके पास है और उनको लगता है कि मैं उसको अपने नॉलेज को ठीक से यूज कर पाता हूँ। कई बार ऐसे जब नया नया तैयारी स्टार्ट करते हैं, बच्चों के दिमाग में भी ये बात आ जाती है कि सर मुझे लिखने नहीं आता। तो इसका जवाब मैं दे दूं कि आपको लिखने नहीं आता है तो उसके पहले इसका मतलब ये है, क्वेश्चन दिया गया और आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई करने नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन की जरूरत के अनुसार आपका थॉट प्लान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थॉट प्लान जैसे कोई नेता जाते हैं, टीचर जाते हैं क्लास में, वो अपना थॉट प्लान, बच्चे जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो अपना टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसका पहले थॉट प्लान करते हैं कि मुझे कैसे इसको, जो टॉपिक मुझे जो ऑडियंस के सामने या एग्जाम हॉल में जो मुझे लिखना है उसको मैं कैसे, उसका ब्रेन मैप बनाते हैं। ब्रेन मैप बना करके तब उसको प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ब्रेन मैप बनाने के पहले एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है उस टॉपिक का नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज का बास्केट है तभी हम उसको उसका ब्रेन मैप बना पाएंगे, तभी जाकर के हम उसको लिख पाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई टॉपिक का कंटेंट नहीं है, ब्रेन मैप फिर कैसे बनाएंगे? ब्रेन मैप नहीं बनेगा तो हम लिखेंगे कैसे? हैफेजर्ड वे में सब आंसर लिखा जाएगा। इसीलिए आंसर, अच्छा आंसर लिखने के लिए हमारे पास ब्रेन मैप होना चाहिए।
थॉट हमारा प्लान होना चाहिए और उसके पहले उसके लिए हमारे पास कंटेंट होने चाहिए और कंटेंट के पहले फिर एक जरूरत कि कंटेंट आपके पास तभी आ पाएगा, कंटेंट जो नॉलेज कहा जाता है वो तभी आ पाएगा जब आप 10 चीज को एक एक बार पढ़ने के बजाय एक चीज को 10 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अच्छा आंसर लिखने के पहले आपका नॉलेज होना जरूरी है और नॉलेज होने के लिए पहले आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं को अपने पहले प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए, सीधे आंसर राइटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़े धैर्य रखना होगा, थोड़े पेशेंस रखने होंगे, स्ट्रेटजी और प्लान बना करके तब आगे बढ़ना चाहिए यूपीएससी में सिलेक्शन के मिशन को पूरा करने के लिए। और उस प्रोसेस में पहले प्रिपरेशन, पहले तैयारी, चाहे वो सेल्फ स्टडी से हो चाहे कोचिंग के सहयोग से। ठीक है, आपके पास स्टडी मटेरियल बन जाना चाहिए कि आप 10 बार पढ़ सकें। आपका नॉलेज होगा तो ब्रेन मैप बनेगा, ब्रेन मैप बनेगा, एग्जाम हॉल में खूब अच्छे से आप लिख पाएंगे। जिनका ऑलरेडी, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने पढ़ लिया है कोचिंग से या सेल्फ से, उनको लगता है कि मेरे पास नॉलेज है, सफिशिएंट नॉलेज है, तो अब उनको आगे ब्रेन मैप पे काम करना चाहिए। पहले टॉपिक का एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए और फ्लो चार्ट बनाने का प्रैक्टिस होने के बाद फिर आप उसको ला करके एग्जाम हॉल में करिए क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये जो जिनकी तैयारी ऑलरेडी है उसके लिए आस्था इसमें आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है। ऑलरेडी 20 टेस्ट हो चुका है, अभी भी 21 टेस्ट पड़ा हुआ है। और कोई अगर लगता है कि उनके पास सप्ताह में 4 4 दिन ये 1 1 घंटा दे करके सप्ताह में 4 घंटा, 1 घंटा में एक पर दूसरा तीसरा 4 घंटा 4 दिन में हर 2 2 दिन पे आकर के टेस्ट दे करके पीछे जो टेस्ट कंप्लीट होता है तो वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज जो शेड्यूल है वो शेड्यूल अगस्त तक जा रहा है। अगस्त के बाद फिर सितंबर आ जाएगा, सितंबर के बाद फिर टेस्ट सीरीज शुरू। इनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है उनके लिए टेस्ट सीरीज का विकल्प भी होगा 30 सितंबर के बाद, जहां आपको जो टीचर आपको अच्छा लगता हो, जो कुछ अच्छा लगता हो, के पहले जो अस्थायी इसमें जो बचा हुआ है या जो पहले हो चुका है वो मिल करके भी ला करके भी आप नेक्स्ट टेस्ट के साथ और एक्स्ट्रा टेस्ट दे करके या डेली 2 2 घंटे का टेस्ट, जो 1 1 घंटे का ये शेड्यूल है उसको 2 2 घंटे का करके आप जो पीछे हो चुका है उसके आंसर का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देखो, जैसे ये पेपर है तो इस पेपर को कैसे अप्रोच करें? तो एक आता है, फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट नोट्स का है। और इस शॉर्ट नोट्स में आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। पीएससी में पहले भी हमने मैं बता चुका हूं कि शॉर्ट नोट्स पीएससी में जो जीएस पेपर 1 है में और जीएस पेपर 2 में दोनों में शॉर्ट नोट्स हैं, 5 5 शॉर्ट नोट्स हैं। एक जैसे जीएस पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी में नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है। फिर सेक्शन बी में जाएंगे तो इकोनॉमी ज्योग्राफी है, उसमें भी एक शॉर्ट नोट्स है। एक शॉर्ट नोट्स में 5 शॉर्ट नोट्स होता है। ठीक है, और फिर जो ग्रुप सी है जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला है उसमें 5 शॉर्ट नोट्स, 15 शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को कैसे लिखें, उसमें कितने शब्द लिखें, ये ऑलरेडी मैं आज साइंस का एक यूट्यूब चैनल पे एक जो वीडियो पड़ा हुआ है उसमें मैं बता चुका हूँ। और फिर से रिपीट करूँ तो उसमें ये बताऊँ कि 80 से 100 शब्द एक शॉर्ट नोट्स में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये दो सेंटेंस लिख करके, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसमें सारा को ब्रेन मैप के रूप में या मैप के रूप में, डायग्राम के रूप में तो शॉर्ट नोट्स की डिमांड है उसको लिख दीजिए। ऊपर में 2 लाइन इंट्रोडक्शन के रूप में, सारा बीच में लिख दीजिए और लास्ट में 2 लाइन लिख दीजिए। तो इसमें एक तरह से एक खूब सुंदर एक आपका आंसर प्रेजेंटेशन हो गया। एक शॉर्ट नोट, शब्द की जरूरत भी कम पड़ेगी, कम शब्दों में ज्यादा लिखा सकता है। 2 लाइन, फिर बीच में सारा डायग्राम के रूप में, और फिर नीचे 2 लाइन कंक्लूजन के रूप में, अगर आप कहते हैं। अदरवाइज मेरा अब तक का भी अभी तक मेरा स्ट्रॉन्ग जो अपना बिलीफ है, जो कि एक्सपीरियंस के बेस पे सारे कॉपी को चेक करने के, कॉपी वगैरह को देखने के बाद जो आयोग वगैरह की कॉपी रहा है उसको देख ये लगा है शॉर्ट नोट्स में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं होता है। बड़े क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है। शॉर्ट नोट्स में ये प्रश्न जो है, प्रश्न की मांगों को सीधे उसमें फेंक दिया जाता है। लेकिन उस फेंकने के क्रम में भी आपको क्या करना होगा, एक दो दो सेंटेंस, 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस और बीच में डायग्राम के रूप में अपनी बातों को कह दीजिए। ये जो क्वेश्चन है, जैसे देखो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का संवैधानिक आधार बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्य संबंध है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग में जैसे स्थायी संबंध या फिर उस प्रशासनिक संबंध है, और उसके बाद वित्तीय संबंध। ठीक है, 3 तरह के संबंध है। तो वही पूछा हुआ कि वित्तीय में कि जो संवैधानिक पर्सपेक्टिव, संवैधानिक जो रेफरेंस है वो कौन कौन सा है। आप जानते हैं जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी कौन है, वित्त आयोग से रिलेटेड,
है, तो आगे जाएंगे 292 93 पे, तो कर्ज लेन देन से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे कई सारे उसमें वो आपको पता रहना चाहिए। और उसमें 2 लाइन लिख करके कि भारतीय संविधान में, एक क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया गया है, तो 3 भागों में है, वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय। वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान का अनुच्छेद 200, मुझे लग रहा है कि 265 से, एक 265 के बाद आता है, तो 265 से लेकर 264 के बाद आता है, 266 संचित नीति का है, और 269 ये आप जानते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड है, और 79 आईजीएसटी है 26 में, और 279 ए में जीएसटी काउंसिल है, 280 में वित्त आयोग है। ये सब बातें हैं, आप इसको एक 2 लाइन में ऊपर लिख करके सिर्फ केंद्र, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध का विवरण लिखा हुआ, जिस केंद्र राज्य संबंध के तीनों भागों की चर्चा की गई, ये प्रशासनिक वित्तीय, वित्तीय संबंध यहाँ से यहाँ के बीच है, और उसके बाद डायग्राम बना करके, डायग्राम बना दे वित्तीय संबंधों का संवैधानिक आधार, और उसमें सारे जो भी अनुच्छेद आपको याद है, 266 का, 266 एक का, 266 बुक लिखा है, या फिर ये सब बातें 2 तो उसमें आपको याद आता है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद, अब उसमें लिख देंगे। फिर लास्ट में इन संबंधों को राजनीतिक कारणों से भी, ये संबंध राजनीतिक कारणों से भी परिभाषित होते हैं, लेकिन अभी भी संबंध, वित्तीय संबंधों का जो आधार है वे संवैधानिक ही कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो केंद्र राज्य संबंध के बीच के निर्धारण में राज्यपाल की भूमिका बताइए। फिर यहाँ पर भी वो एक शुरू में एक संबंध हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 152 के अनुसार राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की भूमिका है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करता है, 2 रूप में संविधान कहा जाता है कि संवैधानिक और संविधानितर। केंद्र राज्य संबंधों में निर्धारण में राजनीतिक ओरिएंटेशन भी होता है और संवैधानिक ओरिएंटेशन। संविधान के अनुसार राज्यपाल की केंद्र राज्य संबंधों में क्या भूमिका है, और अदरवाइज संविधानेतर भूमिका भी इन है, और जिस कारण से राज्यपाल का पद काफी विवादास्पद हो जाता है, तो लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी कर रहा है। रिलेटेड बातें, फिर 2 सेंटेंस में डायग्राम बना करके, फिर ये 2 सेंटेंस, ठीक है, आपका ये हो जाए। तो इस तरीके से जाएंगे तो अनुच्छेद 249 को स्पष्ट करें, उदाहरण भी दें। जानते हैं राज्य सूची पे कानून बनाने का जो अधिकार है, राज्यसभा का जो अधिकार है, राज्यसभा को, उसकी चर्चा इसमें की गई है। आप इसको और भी जाएंगे तो इस तरीके से ये जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है, प्रश्नों का पॉलिटिकल ठीक से तैयारी अगर है, पर टॉपिक वाइज होता है, केंद्र राज्य संबंध एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप आकर के बैठ करके कर सकते, ठीक है। ये है का भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी संडे के संडे चल, नॉलेज और नॉलेज टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज, का टेस्ट सीरीज पर अस्थायी टेस्ट सीरीज चल रहा है, चाहे उसको सकते हैं, जो अगर नहीं जुड़ते हैं, अस्थायी इसका टेस्ट सीरीज का पेपर है, चाहे ये सारे पेपर हो, चाहे के पेपर हो, अगर आपको ये चाहिए, अपने मोबाइल पर चाहिए, आप इसका पीडीएफ आप चाहिए, तो आप इस कॉल करके, अस्थायी इसमें कॉल करके पर ले सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ, ये जो यूट्यूब पे जब वीडियो जाएगा तो उसके नीचे ही देखना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस मोबाइल पे कॉल करके, आप व्हाट्सअप करके, आप चाहे अस्थायी इसके पीटी का जो पीएससी 70 के लिए जो पेपर है, और साथ में जो ये मेंस वाला जो भी, अगर इसको आपको चाहिए तो आप इसको खुद अपने मोबाइल पर मंगा सकते हैं, पीडीएफ का कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये सब आपको मिल जाएगा जहाँ भी है, बिहार में जहाँ भी है जहाँ आप ठीक है। अदरवाइज मोबाइल नंबर नोट करना चाहें कर लीजिए, 95444460 पे व्हाट्सअप कर दीजिए, ये व्हाट्सअप ग्रुप में, और ये सारे टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज का जो आंसर सेशन एक्सप्लेनेशन के साथ ग्रुप में डाल देंगे, और साथ में जो ठीक अभी तक टेस्ट हुआ है का पेपर की एक्सप्लेनेशन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाए, आप वहां से, ठीक है। आज इस, थैंक यू।